हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है पाचन तंत्र। आज हम इससे संबंधित सभी क्वेश्चन क्लियर करेंगे और आज के बाद आपको इस टॉपिक से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है। तो पाचन की क्रिया का प्रारंभ होता है मुख से। पाचन यानी हम खाना शुरू कहां से करते हैं, तो मुख से शुरू करते हैं खाना। मुख के बाद भोजन ग्रसनी जो है आपकी, ग्रसनी से होते हुए आपके भोजन जो होता है वो कहां पहुंचता है, आमाशय में। आमाशय में उसमें फिर पित्तरस मिलता है, फिर ऐसे वो छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत क्या करती है, उसके जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब निकाल लेती है और बाकी जो अपशिष्ट है उसको बड़ी आंत के लिए ट्रांसफर कर देती है। बड़ी आंत ट्रांसफर कर देती है तो बड़ी आंत के द्वारा फिर क्या होता है, वो मल के द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकल आता है। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है हमारी और इस प्रोसेस को हम धीरे धीरे करके टॉपिक वार क्लियर कर रहे हैं अभी। तो पाचन की क्रिया का प्रारंभ आपके मुख से ही होता है। नेक्स्ट, कि मनुष्य के मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है। आप जानते हैं कि हमारे जो जीभ होती है वो भोजन को निगलने का काम करती है, गीला करती है भोजन को। और हमारे इसमें लार में करीबन लार ग्रंथियां जो पाई जाती है हमारी, वो 600 लार ग्रंथियां के करीब होती है। कितनी लार ग्रंथियां होती है, लगभग 600 लार ग्रंथियां होती हैं। और लार में टाइलिन भी पाया जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है जो अमाइलेज है, एक तरह का एंजाइम है, वो पाया जाता है लार में। हम धीरे धीरे करके आप टॉप धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे, यानी आप मुख से लेकर के फिर हम सब कंप्लीट कर देंगे। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपकी पैरोटिक लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और लार से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम देख लेते हैं कि लार में टाइलिन, जिसको हम एमाइलेज भी बोलते हैं, और माल्टोज तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अर्थात हमारी लार में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं, टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम। ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें टाइलिन मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछा जाता है कि टाइलिन स्टार्च या मंड को किस में बदलता है, माल्टोज में। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्च या मंड को माल्टोज में कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, आपका टाइलिन बदलता है। ये क्या है, टाइलिन ये एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। और लार में 98.5% पानी और 1.5% जो है आपका वो एंजाइम पाए जाते हैं। तो समझ गए होंगे कि लार में सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो पानी की होती है, यानी 98.5% इसमें क्या होता है, आपका पानी होता है और 1.5% आपका इसमें एंजाइम पाए जाते हैं लार में। और कौन से एंजाइम होते हैं, वो टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम। लार का पीएच मान भी कई बार पूछा गया है। तो लार का पीएच मान होता है 6 से 7 के बीच में आपका। इस 6 और 7 के बीच में जितना भी आपको दिखे तो लार का पीएच मान इतना ही होता है। ठीक है, तो लार से संबंधित ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भोजन में लार का मिश्रण कौन करवाता है। अब आप बताएंगे कि भोजन में लार मिश्रण कहाँ से कौन कराता, कोई तो कराता ही होगा। तो वो काम करती है हमारी जीभ, टंग। हमारी जीभ जो है वो इस काम को करती है। और हमारी जीभ में लगभग 9000 स्वाद कलियां पाई जाती हैं, यानी इतनी तरह का स्वाद हमारी जीभ चख सकती है। और जीभ का अग्रिम भाग जो होता है, सबसे आगे का भाग, वो मीठा को प्रदर्शित करता है, यानी वहां पर मीठा स्वाद बताता है।
और आपका पश्च भाग जो है वो कड़वे को बताएगा, मध्य का भाग आपका नमकीन और पार्श्व भाग खट्टे स्वाद को बताता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका पार्श्व भाग है। यही पूछा जाता है कि जीभ का पार्श्व भाग किस किस स्वाद को बताता है, तो ये आपका है खट्टा। इसको आप जरूर याद रखना। और लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन, वो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट होती है, जितनी भी मीठी शर्करा होती है वो सब कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आलू में भी जिसमें भी मीठा मिलेगा आपको वो सब कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आलू में भी मीठा होता है, आलू भी मीठे होते हैं, तो क्या है, आलू भी कार्बोहाइड्रेट है। यस, आलू भी कार्बोहाइड्रेट है। और प्रोटीन के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने अपने मुख के बारे में देखा, फिर हमने अपनी जीभ के बारे में देखा, फिर हमने अपनी लार के बारे में जाना। अब हम क्या बचा, दांत। तो अब दांतों के बारे में भी जानते हैं। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने, 4। जो आपके कृंतक दांत है, जो कुतरने का काम करते हैं, जैसे सामने के दांत हैं। जो चूहे होते हैं वो इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करते हैं, उनके ये दांत बहुत बड़े होते हैं। कृंतक, सामने के दांत ये होते हैं कितने, 8। और रदनक दांत होते हैं, जो ये चीर फाड़ के काम होते हैं, ये 4 होते हैं। और अग्र चवर्णक दांत जो होता है वो 8, और चवर्णक दांतों को हम मोलर टीथ भी कहते हैं, ये 12 होते हैं। तो इसको आप एक तरीके से याद रखिए ऐसे कि 84,812, 84,812 याद कर लीजिए, आपके सब दांत या क्लियर हो जाएंगे कि 84,812। और ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्र चवर्णक, फिर चवर्णक या मोलर। तो 84,812। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि मोलर टीथ कितने होते हैं। तो मोलर टीथ होते हैं आपके 12। यहां से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यही पूछा जाता है कि मोलर टीथ कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। और दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20। जो कितनी बार निकलते हैं, बस 2 बार निकलते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। ठीक है। और कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, जिसमें 4 अक्कल दाढ़ भी होती है, जो 18 से 21 वर्ष के बाद में आपकी निकलती है। कौन सी दाढ़, अक्कल दाढ़। तो इससे ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन नलिका की लंबाई कितनी होती है। अब आप देखिए, भोजन हमारे मुख से में हमने भोजन डाला, फिर उसमें लार भी मिली, जीभ ने उसको लार में मिलाया, फिर दांतों ने उसको चीर फाड़ भी की है, फिर जीभ लार ने उसको मिलाया, फिर जीभ ने उसको निगला, तो फिर धीरे धीरे वो ग्रसनी तक पहुंचेगा, वो हमारी भोजन नलिका तक पहुंचा। तो भोजन नलिका तक जब वो पहुंचा, तो अब पूछ रहे हैं कि भोजन नलिका है कितनी लंबी। तो वो कितनी है, 10 इंच उसकी लंबाई है भोजन नलिका की। कितनी है, 10 इंच होती है। नेक्स्ट, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। भाई भोजन नलिका से होते हुए भोजन आमाशय में ही तो पहुंचेगा, और आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार। साइंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमाशय में कितने समय तक भोजन रहता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। और आमाशय है क्या, आमाशय होता है थैलीनुमा रचना होती है, और इसमें गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है इसकी दीवारों पर। और इसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक तो होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। इसके बारे में भी आपको अभी बता देते हैं। पेप्सिन जो है प्रोटीन में, और रेनिन जो है वो केसीन में रेनिन केसीन में बदल जाता है। अब हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। अगर कोई पूछे कि ये बताइए कि दूध का सफेद कलर जो होता है वो क्यों होता है, तो वो केसीन के कारण ही दूध का सफेद रंग होता है। किसके, केसीन के। अब आप कहोगे कि ये रेनिन क्या है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा दूध गेर देता है, आप देखा होगा घर में छोटे बच्चे होते हैं तो दूध डाल देता है, तो वो रेनिन ही होता है। वो फटर फटर सा जो निकलता है वो दूध, वो उसको हम रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनिन। ये 5 वर्ष तक के बच्चों में लगभग पाया जाता है। अब कहा कि प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आमाशय में ही होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही होता है। आपकी हड्डियों में भी एक प्रोटीन होता है,
उसका नाम है ओसीन प्रोटीन। कौन सा? ओसीन प्रोटीन जो है वो आपकी हड्डियों में पाया जाता है। और रेनिन हमने आपके बारे में बता दिया कि रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है आपका। नेक्स्ट, अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? मुख से होते तो हमारा भोजन अमाशय तक पहुंच चुका है। अमाशय के बाद वो भोजन जाएगा कहाँ? पक्वाशय में। और भोजन के पक्वाशय में पहुंचते ही इसमें क्या निकलेगा, क्या मिलेगा? जो यकृत है, यकृत के नीचे दाहिने साइड में होता है एक पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय, जहां से पित्तरस निकलता है। तो जो वो पित्तरस है वो पक्वाशय में पहुंच जाता है। भाई कहां से? पक्वाशय में पहुंचते ही, इसमें लिखा भी है कि पक्वाशय में पहुंचते ही यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। यकृत के दाहिने तरफ नीचे एक पित्ताशय होता है, वहां से निकलता है पित्तरस जो पक्वाशय में जाकर के मिल जाता है। ठीक है। और पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। आप जानते हैं कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच पैमाने की खोज एचपी सोरेनसन ने की थी, ये भी आपको बता दें। और पीएच पैमाना 0 से 14 अंकों तक का मापा जाता है, जिसमें जो आपका 7 पे होता है आपका, जानते होंगे कि उदासीन होता है। और 7 से कम आपका अम्लीय और 7 से ज्यादा आपका क्षारीय होता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार आपके कड़वे होते हैं। इसी तरह हम बता दें कि अब 7.7 आपका पीएच मान है किसका? पित्त का। तो ये अम्लीय होगा, क्षारीय? क्षारीय यानी कड़वा होगा। आप देखोगे पित्त जो होता है वो जब बन जाता है तो वैसा ही अजीब सा लगता है, तो कड़वा होता है पित्त। और ये भोजन को क्या कर देता है? जब ये कड़वा क्षारीय है तो ये भोजन को भी क्षारीय बना देता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता है। कौन? पित्त। पित्त बना देता है आपको, अम्लीय से क्षारीय बना देता है भोजन को। तो यहां तक आपकी धीरे धीरे टॉपिक पर चल रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि छोटे आंत की लंबाई कितनी होती है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है। भाई पहले भोजन को हमने मुख में खाया, उसके बाद हमारे दांतों ने उसे कुतर दिया भोजन को, फिर उसमें लार मिल गई, फिर जीभ ने उसको निगल के अंदर भोजन नलिका से होते हुए हमारे अमाशय में पहुंचा। 4 से 5 घंटे अमाशय में रहा। उसके बाद क्या हुआ? यकृत के नीचे दाहिने तरफ से जो पित्ताशय से उसमें पित्तरस आकर के मिला किसमें? पक्वाशय में। जो सी टाइप का होता है पक्वाशय, उसमें मिला आपका पित्तरस आकर के, उसने भोजन को अम्ल से क्षारीय बना दिया। क्योंकि पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, इसलिए उसने अम्ल से क्षारीय बना दिया उसको। अब उसके बाद भोजन जो होता है वो पहुंच गया हमारी छोटी आंत में, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। इस बात को याद रखना, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। और छोटी आंत का मेन काम होता है भोजन से जितने भी जो आवश्यक तत्व है उनको अपने पास वो निचोड़ कर रख लेती है, और जितना अपशिष्ट बच जाता है वो उसको बड़ी आंत को ट्रांसफर कर देती है। जानते हैं इसी में कि पक्वाशय के बाद भोजन छोटी आंत से में ही पहुंचता है। और छोटी आंत को क्या भी कहा जाता है? इलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम भी। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, क्योंकि इसके बाद तो वो अपशिष्ट बाहर निकल जाता है बड़ी आंत से होते हुए। छोटी आंत भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण कर अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत में भेज देती है, जो मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और बड़ी आंत का कार्य जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना होता है। आया समझ में? यहाँ तक आपकी वो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर निकालने का काम होता है बड़ी आंत का। और फिर वो गुदा द्वारा मलमूत्र द्वारा जो है आपका अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो ये एक हमने बताया कि मैनुअल तरीका के भोजन कैसे कैसे आता है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट आप देखते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है आपकी यकृत। क्योंकि हमने यकृत के बारे में आपको बताया नहीं था, तो क्योंकि ये एक अलग भी टॉपिक है और दूसरी ये थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमने इसको सोचा कि हम थोड़ा अलग ही रख लेंगे यकृत के बारे में। तो यकृत को हम लीवर भी कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। और शरीर के जो होता है दाहिने फेफड़े के नीचे होता है। कहां पर? दाहिने फेफड़े के नीचे ही होता है आपका क्या? यकृत, लीवर। और जब हमारे शरीर में पित्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है
तो पीलिया रोग होता है। और पीलिया रोग किसके कारण होता है? विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा रोग होता है आपका पीलिया रोग। तो आपको पता चल गया होगा कि पीलिया रोग क्यों होता है। जब आपके पित्त की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तब आपको पीलिया रोग हो जाता है। तो पीलिया रोग विषाणु द्वारा होता है। और विषाणु की खोज इवान वास्की ने की थी। वायरोलॉजी में हम विषाणु का अध्ययन करते हैं। अब विषाणु से संबंधित विज्ञान को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। और विषाणु की खोज जो की थी वो इवान वास्की ने करी थी और जीवाणु की ल्यूवेन हॉक ने। और यकृत शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यकृत के कार्य जो है वो पूछे जाते हैं। इसका काम होता है कि ग्लूकोज की मात्रा, जो हमारी ग्लूकोज है, शर्करा है, उसको नियंत्रित करता है और यूरिया का निर्माण करता है। और ये कितनी बार पूछेगा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? यकृत करता है। और मतलब पित्त यकृत के नीचे दाहिने तरफ स्थित पित्ताशय से स्रावित होता है। हमने बताया था कि यकृत के नीचे दाहिने तरफ आपका पित्ताशय होता है जहां से पित्त निकलता है। ठीक है ना। और यकृत शरीर में रुधिर प्रोटीनों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रुधिर प्रोटीनों का निर्माण करने का काम किसका? आपका यकृत का काम है। तो ये थे आपके साइंस का छोटा सा प्यारा टॉपिक पाचन तंत्र। और मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा पाचन तंत्र में आपका कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।